गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग का संस्कृत का जेएसएससी सीजीएल लैंग्वेज पेपर 2 के लिए क्लास चल रहा है, जिसमें कि जो चैप्टर 1 है संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, आप यूट्यूब चैनल पे जाकर पिछले वीडियोस क्लिक करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर 2, जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर 2 है वो चल रहा है, तो आप उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 2 के भी बहुत सारे पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो आपका चैप्टर 2 था संस्कृत साहित्य के इतिहास, जो संस्कृत साहित्य का इतिहास रिलेटेड चैप्टर था वो चल रहा है। उसका ये पार्ट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले 4 पार्ट कवर हो चुके हैं, तो पार्ट 5 में क्या पढ़ना है आपको? गीति काव्य। इसके पहले जो गद्य के प्रकार थे और मैक्सिमम जो नाट्य साहित्य था ये हम लोग पढ़ चुके थे। नाट्य साहित्य मीन्स काव्य से स्टार्ट किए थे। काव्य के 2 प्रकार थे आपके, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य के 10 पार्ट थे और रूपक उपरूपक, तो रूपक उपरूपक कंप्लीट हो चुका था। अब नाट्य साहित्य कल के क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गीति काव्य। गीति काव्य में आपको देखना है गीति काव्य का उद्गम कब हुआ? ऋग्वेद की ऋचाओं से माना जाता है। तो गीति काव्य का उद्गम ऋग्वेद की रचना जो थे या ऋचा जो थे उससे माना जाता है। जो गीति काव्य, जो ऋग्वेद के आप मंत्र पढ़ेंगे तो मंत्र से ही माना जाता है कि उसी समय गीति काव्य का उद्भव हुआ है, उसी समय उसका माना गया है उत्पत्ति। अग्नि, इंद्र, विष्णु आदि देवों के प्रति ऋषियों द्वारा स्तुतियां वेदों में ही की गई है। किसकी किसकी? अग्नि की, इंद्र की और विष्णु। अग्नि, इंद्र, विष्णु आदि और भी जितने देवी देवता हैं उनके प्रति ऋषियों द्वारा जो ऋषि मुनि स्तुति किए गए हैं वो कहाँ पे मिला है? वेद में ही मिलता है ये सब। इंद्र के प्रति एक ऋचा में कहा गया है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन आप कहाँ देखेंगे? वेद में ही देखेंगे। इंद्र के प्रति एक ऋचा में कहा गया है, एक मंत्र है जिसमें इंद्र के बारे में कहा गया है, तुज्ये तुज्ये य उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रणा न विंध्य अस्य सुष्टुतम। तो ये आपको ऋग्वेद में मिल जाएगा। तो ये मंत्र किसके बारे में कहा गया है? इंद्र के बारे में कहा गया, अर्थात विविध वस्तुओं का दान करने वाले अन्य देवों के लिए जो स्रोत है, मैं इंद्र की स्तुति के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं मानता। तो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने इसमें कहा है विविध वस्तुओं का दान करने वाले अन्य देवों के लिए जो स्रोत हैं, मैं इंद्र की स्तुति के लिए उपयुक्त स्रोत नहीं मानता। ऐसा किसमें कहा गया है? ऋग्वेद में ये बात कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए। प्रजापति की स्तुति में, जो प्रजापति उनकी स्तुति में हिरण्यगर्भ सूक्त, सूक्त का नाम क्या है? हिरण्यगर्भ सूक्त में उत्कृष्ट गीति काव्य है, जिसके प्रत्येक मंत्र के अंत में आया है, जिसमें हमेशा जो हर मंत्र के एंड में क्या आया है? कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये लाइन जो है आपका कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये आप जब प्रजापति की स्तुति पढ़ेंगे जो उसमें हिरण्य गर्भ सूत्र को पढ़ेंगे तो आपको ये पंक्ति हमेशा मिलेगा। कौन सा? कस्मै देवाय हविषा विधेयम, ये लाइन आपको हमेशा मिलेगा। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ही प्रभात काल की देवी उषा का वर्णन उसके सौंदर्य पक्ष को विशेष रूप से अंकित किया गया है। आप ऋग्वेद जब पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में ही आपको क्या मिलेगा? ऋग्वेद में ही प्रभात काल की देवी उषा का वर्णन, जो प्रभात काल की देवी उषा है उनका वर्णन आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा। सौंदर्य पक्ष को विशेष रूप से अंकित किया गया, उनका जो सौंदर्य पक्ष है उसको विशेष रूप से वहां पे दर्शाया गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद में भूमि की स्तुति में गीति काव्य का विन्यास है। इसी प्रकार किसमें? अथर्ववेद जब आप पढ़ते हैं तो अथर्ववेद में भूमि की स्तुति में गीति काव्य का विन्यास आपको मिलता है। तो गीति काव्य का हम लोग उद्भव किसमें पढ़ रहे हैं, मतलब ये किसमें आपको मिल सकता है? तो आप जब ऋग्वेद को डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब में मिल जाएगा कि यहाँ पे गीति काव्य का उपयोग किया गया है या उसका उत्पत्ति माना गया है। इंद्र के कई स्रोतों में उनके वीर कर्मों का वर्णन है जिससे ओजस्विता का संचार होता है। तो ये सब आपको किसमें मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। पृथ्वी देवी के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति 63 मंत्रों में अथर्वा ऋषि ने की है। कितने मंत्र में किए हैं? 63 मंत्र में ऋषि अथर्वा जो है उन्होंने किया है।
तो इसी तरीके से आप जितना भी पढ़ते हैं, जो भी मंत्र पढ़ेंगे ऋग्वेद में, उसमें आप गीति काव्य को पाएंगे। ठीक है, जैसे इसमें आप ऋग्वेद में ही प्रभात काल की देवी जो उषा का वर्णन उनके सौंदर्य पक्ष को विशेष रूप से अंकित करके किया गया है। इसी प्रकार अथर्ववेद में भूमि की स्तुति, जो भूमि है उसकी स्तुति भी की गई है। ये गीति काव्य का विन्यास है। पृथ्वी देवी के प्रति कृतज्ञता, जो पृथ्वी देवी है धरती माता के प्रति जो कृतज्ञता किया गया है, उसके लिए 63 मंत्र में किस ऋषि ने किया है? अथर्वा ऋषि ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सामवेद का संगीत पक्ष गीति काव्य के अनन्य गुण को विशेष रूप से धारण करता है। सामवेद जब आप पढ़ेंगे, उसका संगीत पक्ष को पढ़ेंगे, तो गीति काव्य के अनन्य गुण, जो अनन्य गुण है गीति काव्य के, को विशेष रूप से धारण करता है। इसलिए वैदिक युग ही संस्कृत गीति काव्य के उद्भव के लिए ठोस धरातल देता है। इसलिए हम लोग गीति काव्य का उद्भव कब मानते हैं? जो वैदिक युग है, जिस युग में वेदों की रचना की गई है। इसलिए वैदिक युग में ही संस्कृत गीति काव्य के उद्भव के लिए ठोस धरातल देता है। रामायण का उदय आप देखिए कब हुआ है? रामायण का उदय गीति काव्य के रूप में ही हुआ है। जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि गीति काव्य के रूप में ही हुआ है। इसमें विरह वर्णन, देव स्तुति आदि गीति काव्य को ही स्पष्ट करता है। महाभारत में प्राप्त होने वाली स्तुतियां भी गीति काव्य में स्वीकृत है। तो ये जो आप पढ़ रहे हैं गीति काव्य को पढ़ रहे हैं, और कौन कौन से काल में और कौन कौन सी रचना जो गीति काव्य में आते हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे आपका जो मल्टीपल MCQ क्वेश्चन है वो बन जाएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण में या महाभारत में कौन सा काव्य है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? गीति काव्य है। तो सिर्फ रामायण महाभारत ही नहीं, ऋग्वेद के आप जितने भी मंत्र पढ़ेंगे उसमें भी क्या आप देखेंगे, जिसमें जितने भी देवी देवता के वर्णन किए गए हैं तो उसमें आप गीति काव्य ही देखेंगे। गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप वर्णन प्रकृष्ट स्रोत का काव्य है। इसमें कौन सा है? जो आप 11 अध्याय देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप का वर्णन प्रकृष्ट स्रोत काव्य है। तो इसमें भी आप पाएंगे। नेक्स्ट है भगवत पुराण, विष्णु पुराण तथा नारद पुराण आदि में उपास्य देवों की स्तुतियां मिलती है। तो भगवत पुराण अगर आप पढ़ेंगे, विष्णु पुराण या नारद पुराण पढ़ेंगे तो उसमें उपास्य देवों की स्तुतियां मिलती है। वो भी किसमें मिलेगा आपको? गीति काव्य में मिलेगा। लौकिक साहित्य में कालिदास से गीति काव्य का प्रारंभ होता है। जो दो काल आप पढ़े थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो जो लौकिक संस्कृत का काल है उसमें आप कालिदास से गीति काव्य का प्रारंभ होता है। अतः कालिदास जो है संस्कृत गीति काव्य के प्रवर्तक माने गए हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि गीति काव्य के प्रवर्तक कौन है, तो कौन है? कालिदास है। आध्यात्म रामायण में राम की ब्रह्म रूप में स्तुति वर्णन है। लेकिन इसमें आपको क्या पढ़ना? लौकिक साहित्य जो चल रहा है, तो लौकिक साहित्य में कालिदास से गीति काव्य का प्रारंभ होता है। कालिदास की जितनी रचनाएं आप देखेंगे वो क्या है? गीति काव्य है। अतः कालिदास को गीति काव्य का हम लोग क्या मानते हैं? प्रवर्तक मानते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है गीति काव्य के भेद। तो गीति काव्य के कितने भेद हैं? गीति काव्य के 2 भेद हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहला है श्रृंगारिक गीति काव्य और दूसरा है आध्यात्मिक या नैतिक गीति काव्य। कितने भेद है? 2 भेद है। पहला है श्रृंगारिक गीति काव्य और दूसरा है आध्यात्मिक या नैतिक गीति काव्य। अब देखिए इन दोनों को। श्रृंगारिक गीति काव्य हम लोग किसको बोलते हैं? श्रृंगार मूलक संस्कृत गीति काव्यों का वर्ण्य विषय जीवन का भौतिक सुख है, जिसमें स्त्रियों के सौंदर्य, हाव भाव, विलास आदि का वर्णन करते हुए उनके प्रति पुरुष के आकर्षण का चित्रण हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि मेल जो है फीमेल की तरफ किस किस क्यों और कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारा आपको डिस्क्रिप्शन किसमें मिल जाएगा? श्रृंगारिक गीति काव्य से। तो इसमें क्या मिल जाएगा आपको? वर्ण विषय जीवन का भौतिक सुख, जिसमें स्त्रियों के सौंदर्य, अब स्त्री है तो वो सौंदर्य वो तो करेंगे, ब्यूटी पार्लर जाना या उनके जो भी सौंदर्यकरण जो भी डिस्क्राइब किया जा रहा कवि के द्वारा, तो ये किनके द्वारा किया जा रहा है? कालिदास इसमें महान ये है। तो स्त्रियों के सौंदर्य, हाव भाव, विलास आदि का वर्णन करते हुए उनके प्रति पुरुष क्या होते हैं? जो आकर्षित हो रहे हैं, उसका चित्रण किया गया है।
तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, श्रृंगारिक गीति काव्य, जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। श्रृंगार रस होगा तो उसमें स्त्री के श्रृंगार का वर्णन होगा ही, वो कैसी है क्या है, तो उसके प्रति जो आकर्षित हो रहे हैं, तो वो जो क्राइटेरिया चल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रृंगारिक गीति काव्य। कुछ प्रमुख गीति काव्यों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। तो श्रृंगारिक गीति काव्य का कुछ एग्जाम्पल जो आपको दिया जा रहा है, कौन कौन सा श्रृंगारिक गीति काव्य है। पहला है ऋतु संहार, मेघदूत, ये सब क्या है, श्रृंगारिक गीति काव्य है। और ये इसके रचनाकार कौन है, मेघदूत के सबको ही पता होगा कि कालिदास है। ऋतु संहार के भी कौन है, कालिदास है। ऋतु संहार यह संस्कृत वाङ्मय का प्रथम गीति काव्य है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऋतु संहार क्या है, संस्कृत वाङ्मय। वाङ्मय मतलब क्या होता है, साहित्य, लिटरेचर जो हम लोग बोलते हैं। तो संस्कृत साहित्य का या संस्कृत लिटरेचर का प्रथम गीति काव्य कौन सा है, ऋतु संहार है। यह कालिदास की प्रामाणिक रचना के रूप में 6 सर्गों में निबद्ध है। इसमें कितने सर्ग है, 6 सर्ग है। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऋतु संहार में कितने सर्ग है, तो कितने, 6 सर्ग हैं, 6, जिसमें ग्रीष्म से वसंत तक के 6 ऋतुओं का श्रृंगारिक वर्णन है। तो इसमें जितने भी ऋतु होते हैं भारत में, ग्रीष्म से लेके वसंत तक, तो 6 ऋतुओं का श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। और इसमें कितने पद्य हैं, 144 पद्य हैं। तो ये सारे लाइन आपको याद रखने, क्यों याद रखने, क्योंकि ऋतु संहार जो है संस्कृत वाङ्मय का प्रथम गीति काव्य है। ये सब आपको याद रखना है, कितने सर्ग है, कितने पद्य हैं, और ये इसमें कौन सा वर्णन मिल रहा है, 6 ऋतुओं का वर्णन मिल रहा है जिसमें श्रृंगारिक वर्णन है। तो ये था आपके ऋतु संहार के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए आप मेघदूत के बारे में। मेघदूत कालिदास की प्रौढ़ एवं प्रस्कृत गीति रचना है। ये कैसी गीति रचना है, प्रौढ़, ये कालिदास की प्रौढ़ एवं प्रस्कृत गीति रचना है। यह मंदक्रांता छंद में रचित है और 2 खंडों में विभाजित है। इसमें छंद कौन सा है, मंदक्रांता छंद है और 2 खंड में विभाजित है। टीकाकार मल्लीनाथ ने मेघदूत को 121 पद्यों की व्याख्या की है, किंतु 6 श्लोक को प्रक्षिप्त मानकर 115 श्लोकों को प्रामाणिक माना है। इसमें यक्ष यक्षिणी की प्रणय कथा का वर्णन है। तो जो टीकाकार मल्लीनाथ है, उन्होंने मेघदूत के 121 पद की व्याख्या की है। कितने की, 121 पद को इन्होंने व्याख्या किया है, किंतु जो इसमें 6 श्लोक है उसको प्रक्षिप्त मानकर 115 श्लोक को प्रामाणिक माना है। जब 115 श्लोक है उसको उनको प्रूफ मिले तो उनको ही प्रामाणिक माने हैं। और इसमें ये मेघदूत अगर आप पढ़े हैं, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें किसके बारे में स्टोरी है, यक्ष यक्षिणी की प्रणय कथा का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है गाथा सप्तशती। यह हाल कवि द्वारा रचित है। किनके द्वारा रचित है, हाल कवि द्वारा रचित है। 700 मुक्तक पद्यों से प्राकृत रचना है। कितने मुक्तक हैं इसमें, 700। इसका प्राकृत नाम है गहा सतसई। तो इसको अगर हम लोग प्राकृत में पढ़ेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गहा सतसई। तो ये सब में इंपॉर्टेंट क्या है, किसने लिखा है, इसमें कितने सर्ग है, कितने पद्य हैं, कितने गद्य है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये सब आप एक एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं, आप लोग से एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा रहा है। जो 100 क्वेश्चन होंगे वो मल्टीपल चॉइस में ही होंगे, तो आपको एक एक डिटेल, एक एक फैक्ट्स एंड फिगर वो याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गाथा सप्तशती हो गया। यह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गीति काव्य पढ़ रहे हैं। भर्तृहरि के शक त्रय। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है जो गीति काव्य के अंतर्गत वर्णित है। भर्तृहरि ने 3 शतकों की रचना की है, 3 शतक की रचना की है जो गीति काव्य के अंतर्गत आते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला है नीति शतक, दूसरा है श्रृंगार शतक और थर्ड है वैराग्य शतक। तो नीति शतक, आप अगर नीति शतक पढ़े होंगे तो उसमें कितने पद हैं, अगर आपका संस्कृत, आपने स्कूल लेवल में संस्कृत पढ़ा है तो 4 to 5 6 7 8 में आप पढ़े होंगे नीति शतक के श्लोक दिए रहते हैं। तो वो जो नीति शतक है वो क्या है, गीति काव्य है। तो नीति शतक में कितने हैं, 111 पद हैं। हम लोग क्या
आप अगर 10th में आपका संस्कृत होगा या 9th में, तो उसमें नीति शतक के कुछ श्लोक दिए रहते हैं, तो उसमें उसके अर्थ या व्याख्या आपसे पूछा जाता है। तो उसमें कितने हैं? 111 हैं। अब 111 तो हम लोग बचपन में नहीं पढ़े होंगे। उसके बाद है श्रृंगार शतक, इसमें कितने पद हैं? 103 है। और वैराग्य शतक, तो वैराग्य शतक और नीति शतक में टोटल कितने पद हैं? 111। और श्रृंगार शतक में कितने हैं? 103 है। नेक्स्ट आ जाइए आप, अमरूक शतक। इसके रचयिता कौन है? अमरूक है। यह मुक्तक काव्य है। इसके पद्यों की संख्या 90 से लेकर 115 तक मिलती है। कितनी मिलती है? 115 तक मिलती है। इसके रचनाकार कौन है? अमरूक। तो इस तरीके से आपको सबका याद रखना है। नेक्स्ट आ जाइए, भल्लट शतक। भल्लट शतक, यह कश्मीरी कवि भल्लट की रचना है। किसकी रचना है? कश्मीरी कवि है ये। यह अन्योक्तिपूर्ण नीतिमूलक पदों की संग्रह है। क्या है यह? अन्योक्तिपूर्ण नीतिमूलक पद्यों का संग्रह है। उसके बाद आप देखिए गीत गोविंद। गीत गोविंद संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ गीति काव्य। ये जो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ये सारा क्या है? गीति काव्य ही पढ़ रहे हैं। यह जयदेव द्वारा रचित संस्कृत भाषा का श्रेष्ठ गीति काव्य। इनके रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। इसमें 12 सर्ग है और 24 प्रबंध है। तो ये सब जो फैक्ट है वो आप याद रखिएगा। कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग हैं और 24 प्रबंध है। नेक्स्ट आ जाइए, भामिनी विलास। यह पंडित राज जगन्नाथ के स्फुट पद्यों का संग्रह है। किनका संग्रह है ये? पंडित राज जगन्नाथ के स्फुट पद्यों का संग्रह है। इसको 4 भागों में विभक्त किया गया है। इनके कितने भाग हैं? इसके 4 भाग हैं। तो ये सारा आप जितना भी पढ़ रहे हैं वो आप चैप्टर 2 जो है आपका, उसका 5th पार्ट पढ़ रहे हैं। उसमें आपको गीति काव्य पढ़ना है। इसके पहले आप रूपक और उपरूपक पढ़े थे। रूपक में जो आपने 10 पढ़ा था वो आपको ये सब याद रखना है। ये नहीं कि सिर्फ सुनकर रह जाना। जितने आपने रूपक पढ़े थे, काव्य के जो 2 भेद आपने पढ़े थे, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के 4 भेद थे। पद्य था, चंपू, कथा, आख्य का। उसके बाद आपने रूपक पढ़े थे, 10 रूपक पढ़े थे। उपरूपक कितने थे? 18 पढ़े थे। उसके बाद महाकाव्य में आ गए थे। तो इस तरीके से आपको वो याद रखना है। ये नहीं कि पढ़कर आगे निकल जाना है। कल आपने नाट्य साहित्य तक कंप्लीट किया था, ठीक है। तो अब गीति काव्य में हम लोग कितना कहाँ तक पढ़ लिए? भामिनी विलास तक पढ़ लिए। बस, इसमें और ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट है आपका श्रोत काव्य या धार्मिक गीति काव्य। इसमें भक्ति कथा तथा वैराग्य दोनों विषयों का ग्रहण होता है। कौन कौन सा? इसमें भक्ति का भी मिल जाएगा और वैराग्य का भी आपको मिल जाएगा। कुछ श्रोत काव्य निम्नलिखित है। अब श्रोत काव्य कौन कौन से होते हैं? पहला है पुष्पदंत का शिव महिम स्रोत। ये क्या है? मुख्यतः शिखरिणी छंद में रचित शिव की महिमा का वर्णन है। इसमें आपको शिव की महिमा मिल जाएगी। और ये किस छंद में लिखा हुआ है? शिखरिणी छंद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है मयूर भट्ट का सूर्य शतक। स्त्रगधरा छंद का प्रथम स्रोत काव्य है। ये कौन सा है? प्रथम स्रोत काव्य है। इसमें क्या है? 100 पद्यों में सूर्य महिमा वर्णित है। इसमें सूर्य महिमा कितने में आप मिल जाएगा? आपको 100 पद्यों में। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 100 पद्य इसको पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट पढ़िए आपका बाण भट्ट का चंडी शतक। इसमें भगवती दुर्गा की स्तुति है, जिसमें स्तगधरा छंद के 100 पद है। इसमें भी कितने पद हैं? 100 पद हैं। और ये भगवती दुर्गा की स्तुति है। तो ये सब क्या था आपका? गीति काव्य। तो गीति काव्य में कितने आपको पढ़ने थे? गीति काव्य का उद्भव, विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, उसके कितने भेद थे? श्रृंगार गीति काव्य, आध्यात्मिक या नीति गीति काव्य। उसमें श्रृंगार गीति काव्य में आप इतना पढ़े, ठीक है। तो ये सारा जो आपको एक एक नाम याद रखना है, ऋतु संहार, मेघदूत, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक, भल्लट शतक, गीत गोविंद, भामिनी विलास। उसके बाद आपका श्रोत काव्य जो आप पढ़ रहे थे, या धार्मिक गीति काव्य, ये जो आपका यहाँ से जो आप पढ़े ये क्या था? धार्मिक गीति काव्य आप पढ़ रहे थे, ठीक है। जो आप 2 भेद पढ़े ना, श्रृंगारिक गीति काव्य और नैतिक या धार्मिक गीति काव्य। तो धार्मिक गीति काव्य में क्या क्या आ गया? पुष्पदंत मयूर भट्ट का, पुष्पदंत का शिव महिम स्रोत,
मयूर भट्ट का सूर्य शतक और बाण भट्ट का चंडी शतक, ये सब क्या है? धार्मिक गीति काव्य है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं संग्रह ग्रंथ। अब संग्रह ग्रंथ में क्या क्या पढ़ना है आपको? संस्कृत साहित्य के इतिहास में हमें 2 प्रकार के संग्रह ग्रंथों का वर्णन प्राप्त होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्राप्त होते हैं। सुभाषित या स्तुति संग्रह, क्या है इसका नाम? संग्रह को 2 भाग में बांटेंगे, सुभाषित या कथा संग्रह। एक है सुभाषित या सूक्ति मिलेगा उसमें, और दूसरा क्या है? कथा। कथा को फिर 2 भाग में किया जाएगा, लोक कथा और नीति कथा। ठीक है, अब इसका आपको क्या पढ़ना है? उद्भव और विकास। तो उद्भव और विकास कैसे हुआ? कथा का बीज वैदिक वांग में विस्तृत रूप से मिलता है। जो आप कथा पढ़ेंगे उसका विस्तृत कहाँ पे मिलेगा आपको? वैदिक वांग में, जो वैदिक साहित्य आ रहा है उसमें मिलेगा। पूर्वरवा, उर्वशी, सरमापणी आदि संवाद सूक्तों में तत्कालिक कथाओं को संवाद में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? पूर्वरवा, उर्वशी, सरमापणी आदि संवाद सूक्तों में तत्कालिक कथाओं को संवाद में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट आता है आपको बिह देवता की अनेक देवताओं की कथाएं हैं। बिह देवता जो है उनमें क्या है? अनेक देवताओं की कथाएं हैं। उपनिषद में भी जीव जंतुओं की कथाएं हैं। आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें भी जीव जंतुओं की कथाएं कुछ विशिष्ट उद्देश्य दी गई हैं, जैसे 2 हंसों में वार्तालाप। आप जो भी कहानी पढ़ेंगे संस्कृत में उसमें आप देखेंगे कि जैसे पंचतंत्र का स्टोरी है, किसी का भी स्टोरी है, तो उसमें जानवर लोग भी आपस में बात करते हैं। एक आप पढ़ेंगे पृथक ग्रीवा, मतलब एक ऐसा कहानी है जिसमें कि जो पक्षी होता है उसका 2 मुंह होता है। ठीक है, मतलब गर्दन 2 होता है लेकिन उसका जो बॉडी पार्ट है, पेट है, ये सब एक ही रहता है। तो वो सब कहानी क्या है? पंचतंत्र का। आपने अपने स्कूल लेवल में संस्कृत में ये सब पढ़ा होगा, जो अभी तो याद नहीं आ रहा, लेकिन आप ये सब ध्यान देंगे तो वो सारा स्टोरी आपको, जो आप 6, 7, 8 में पढ़े तो आपको याद आएगा। उपनिषदों में जीव जंतुओं की कथाएं कुछ विशिष्ट उद्देश्य से दी गई हैं, जैसे 2 हंसों के वार्तालाप। महाभारत तथा पुराण साहित्य के कथाओं का अक्षय कोश है। आप महाभारत या पुराण का जो साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा कहानी है, मतलब इतना है, अक्षय कोश है, अनलिमिटेड कहानी उसमें दिया हुआ है। तो जब कभी टाइम मिले तो आप महाभारत, रामायण, जो पुराण है अपने, उसको पढ़ सकते हैं जब आप फ्री हो जाएं। तो वैसा फ्री टाइम तो मिलता नहीं है क्योंकि सब लोग तो फोन पे ही बिजी रहेंगे, तो ये सब चीज, अपने साहित्य, अपने कल्चर को जानने का टाइम कहाँ है आजकल लोगों के पास? सब वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने में लगे हुए हैं। तो मोबाइल में आपको व्हाट्सएप में देखना है, ये सारे जितने भी फेसबुक में आप देखेंगे, टिंडर पे आईडी बनाएंगे, ये सब देखेंगे, इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, लेकिन जो अपने कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड है वो सब चीज देखने का लोगों के पास आजकल किसी के पास भी टाइम नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, आप वो सब देख सकते हैं बहुत इजीली। ये सब भी आपको मोबाइल पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो रामायण, महाभारत, जितने भी पुराण है, सबके साहित्य, सबके स्रोत, या कौन कौन सा इसमें पद्य है, गद्य है, वो सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। बौद्ध जातक कथाएं पाली साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये जो बौद्ध जातक कथाएं किसमें आपको मिलेगा? जिन लोगों ने पाली साहित्य को एज एन ऑप्शनल अगर रखा है कभी यूपीएससी या बीपीएससी में, तो उसमें आप बौद्ध जातक कथाएं आपको बहुत सारा मिल जाएगा। जैनों ने भी अपने कथा साहित्य का पर्याप्त विकास किया। जो जैन है उनका भी जो साहित्य अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको बहुत सारा कहानी मिल जाएगा। तो ये हम लोग संग्रह ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा कहानी मिल जाएगा। हरिसेन के बृहद कथा कोश और जैन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। हरिसेन का जो बृहद कथा कोश है उसमें आप जैन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। आप अगर बृहद कथा कोश पढ़ेंगे तो उसमें जैन सिद्धांत आपको बहुत मिल जाएगा। इस प्रकार कथा का संपूर्ण विकास ईसा पूर्व में ही हो चुका था। तो जो कथा कहानी, जो कथा संग्रह है, उसका विकास कहाँ पे हो चुका था? ईसा पूर्व में ही हो चुका था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत साहित्य के इतिहास में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है, और ये बात यही बताया कि इस कथा का संपूर्ण विकास, मतलब कथा संग्रह का संपूर्ण विकास कब हो चुका था? ईसा पूर्व में ही हो चुका था। अब स्टार्टिंग का चैप्टर याद कीजिएगा, तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे कि कब कब उद्भव और विकास हुआ है। तो उसमें आपको दिया गया था कब से कब तक कौन कौन सा
कौन कौन सा टाइम पीरियड था, कौन कौन आया, तो वो सारा डिटेल आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो जो पहले नहीं पढ़े होंगे वो एक बार जाके रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं में आपको मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो उसमें ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं था। उसी तरीके से मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, तो इसमें उस समय का टाइम पीरियड भी मैंने डिस्कस किया था और कौन कौन सा टाइम पीरियड था, कैसे लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ, वो सारा डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूँ। जैसे पाली, प्राकृत, सौरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री, ये सब कैसे आया। या फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं भी जो थी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बिहारी, बंगाली, ये सब के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या पढ़ना है, लोक कथाएं। लोक कथाएं में कितना है, संस्कृत का दुर्भाग्य है कि लोक कथाएं मुख्यतः पैसाची भाषा में लिखित गुणाढ्य बृहत कथा पर आश्रित है। मतलब ये संस्कृत साहित्य का दुर्भाग्य कि ये किस भाषा में लिखा हुआ है, पैसाची भाषा में लिखा हुआ है। पैसाची भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था, जब आप मध्यकालीन भाषा पढ़ रहे थे उसमें आपको डिटेल में बताई थी कि पैसाची कहाँ के लोग बोलते थे। जब आप ये पढ़ रहे थे प्राचीन भारतीय भाषाएं पढ़े होंगे ना, तो उसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर आप मध्यकालीन भाषा जो पढ़े तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मध्यकालीन में कैसे कैसे भाषा बदला, पाली, प्राकृत, महाराष्ट्री, मगधी। तो इसमें लास्ट में आप पढ़े थे पैसाची भाषा। तो पैसाची भाषा कहाँ पे बोला जाता है, पश्चिमोत्तर भारत और अफगानिस्तान का क्षेत्र था वो। ठीक है, तो उस भाषा में लिखित गुणाढ्य की बृहत कथा पर आश्रित है, वो उसी पे आश्रित है, उसका अपना लोक कथा नहीं है। ठीक है, बृहत कथा आ जाता है उसके बाद लोक कथा में। बृहत कथा में आप देखिए, लोक कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य की बृहत कथा में किया गया है। इसमें आपको जो गुणाढ्य का बृहत कथा है उसमें आपको लोक कथा मिलेगा। लोक कथा मतलब जो लोगों के द्वारा कहा गया, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कहानी होता है ना, किसी ने कहा, जैसे दादी नानी ने कहा, दादी नानी के बाद आपने अपने पोते पोती को कहा, वो पोते पोती ने अपने पोते पोती को कहा, तो वो एक ट्रेडिशन चलता आया। ठीक है, तो लोक कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य की बृहत कथा को दिया गया है, उसको मिला है। ठीक है, इसकी भूमिका का पता चलता है कि पहले इसमें 7 लाख श्लोक थे, किंतु बाद में केवल 1 लाख ही बचे। वर्तमान समय में बृहत कथा उपलब्ध नहीं है, अभी ये उपलब्ध नहीं है, पहले ये था, तो अब ढूंढने जाएंगे तो अब आपको ये नहीं मिलेगा। इसकी भूमिका से पता चलता है कि इसमें पहले कितने श्लोक थे, 7 लाख श्लोक थे, किंतु बाद में केवल 1 लाख ही बचे। अब में भी कुछ ऐसा टाइम हुआ होगा कि डिस्ट्रॉय हो गया या बह गया या कुछ हो गया। वर्तमान समय में यह उपलब्ध नहीं, ये अभी उपलब्ध भी नहीं है। इसके उपजीवी ग्रंथ निम्नलिखित है। उसके उपजीवी ग्रंथ, उससे सुनकर जो ग्रंथ बने हैं वो उपलब्ध है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो क्या है, बृहत कथा श्लोक संग्रह। बृहत कथा श्लोक संग्रह ये कहाँ आपको मिलेगा, नेपाल के बुद्ध स्वामी इसके लेखक हैं। इसको किसने लिखा है, नेपाल के बुद्ध स्वामी द्वारा रचित है। बृहत कथा की नेपाली वाचना एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ यही है। बृहत कथा की नेपाली वाचना मतलब नेपाली भाषा में बोला गया है और एकमात्र प्रतिनिधि ग्रंथ यही है। बृहत कथा आपको यही मिलता है और कहीं नहीं मिलेगा। इसमें कितने सर्ग है, 28 सर्ग हैं और इसमें श्लोक देखिए कितने, 4539 श्लोक है। तो ये जो फैक्ट है वो आप याद रखिए, मतलब एक एक बार पढ़ लीजिए, इतना डिटेल पता नहीं याद रह पाएगा या नहीं। तो इसमें कितने सर्ग हैं, 28 सर्ग हैं और 4539 श्लोक हैं। इतने श्लोक होने के बाद भी यह ग्रंथ क्या अपूर्ण है, मतलब ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। इतना होने के बाद भी ये कंप्लीट नहीं है। तो इसको किसने लिखा है, नेपाल के बुद्ध स्वामी ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता बृहत कथा मंजरी। तो ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको, आपके जो 25 सेट्स दिए हुए हैं संस्कृत के, हर सेट में 40 क्वेश्चंस है। तो उस 40 क्वेश्चन में ये सारा चीज, बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। तो जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उन लोग के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो 25 सेट्स दिया हुआ है, आप वो सेट्स को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। उसमें आपका जो भी सिलेबस है, ग्रामर का सिलेबस है, लिटरेचर का सिलेबस है, वो मैक्सिमम टॉपिक कवर कराया गया है। तो आप वो सब को देखकर रिवीजन कीजिए। इवन उसमें आपके शब्द रूप, धातु रूप, वो सारा भी डिस्कशन मिल जाएगा। जितना भी पोर्शन है, चाहे समास हो, कारक हो, संधि हो, उपसर्ग, प्रत्यय,
सबका रिवीजन उसमें, मतलब सभी कितने 25 सेट हैं, तो 25 सेट में हर सेट में आपको 5 to 10 क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका सारा पोर्शन उसमें क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप वो सेट देखते हैं तो आपके मैक्सिमम 1000 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। जो कि आपका अभी लेडी सुपरवाइजर का वैकेंसी निकला, उसमें भी लैंग्वेज का ऑप्शन संस्कृत है, तो उसके लिए भी क्या है वो हेल्पफुल है। जो लोग वो फॉर्म फिलअप करेंगे और संस्कृत लैंग्वेज रखेंगे तो उसमें भी वो आपको काम आएगा, क्योंकि वो चीज तो बदलेगा नहीं, ग्रामर वही रहेगा, लिटरेचर वही रहेगा, और संस्कृत ऐसा चीज है जिसमें उसमें कोई लेटेस्ट करंट अफेयर तो है नहीं। तो जो एक बार आप पढ़ लिए वही आपको जितने भी संस्कृत रिलेटेड आप एग्जाम देंगे वो सब में आपको हेल्पफुल है। चाहे आप सीटेट देते हैं, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट जो भी दे रहे हैं, कोई भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो उसमें आपका संस्कृत है, तो ये सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट है पढ़ने के लिए। ग्रामर आपका अच्छे से कवर उसमें है। लिटरेचर में अभी लिटरेचर से जो भी संस्कृत भाषा का उद्भव, विकास, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वो मैं सब आपको करवा रही हूँ। तो अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और डेली आप अपने सेट्स को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मैक्सिमम 50 to 70 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेली आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप आधार आईसीएस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और उसमें जितने भी संस्कृत रिलेटेड मटेरियल है आप उसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं। और अपना जो भी समझ में नहीं आ रहा उसके लिए आप लाइक कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं। तो संस्कृत का स्टडी मटेरियल आपको बहुत सारा कुछ मिल रहा है, और साथ साथ जो पेपर 3 है आपका जेएसएससी सीजीएल के लिए, उसके लिए भी आपके प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। 150 क्वेश्चन का हर सेट है, 15 सेट है उसमें। 150 में आपका जीएस, साइंस, सनटेक, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और झारखंड का जो 40 क्वेश्चन है झारखंड विशेष का, तो हर 50 सेट्स में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, आप उसको देखकर रिवीजन कर सकते हैं और अपना जो आपका नेगेटिव मार्किंग है उससे आप बच सकते हैं। तो उस सेट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तो उसके लिए रोज आपको चैनल को विजिट करना पड़ेगा, और जो आपके काम का मटेरियल है, जो काम का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगे तो कमेंट कर सकते हैं, और किसी को शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका बीपीएससी का करंट अफेयर चल रहा है जो कि इंग्लिश में है, करंट अफेयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है, और इसके साथ बिहार स्पेशल करंट वो भी आने वाला है। उसमें भी आपका जो भी 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं वो सारा मैटर कवर कराया जा रहा है। साथ साथ जीएस का भी मैटर अवेलेबल है, जिस पोर्शन में आपको प्रॉब्लम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके क्वेश्चंस भी है, और डिस्क्रिप्टिव का भी क्लास है। तो आप वो सब देखकर अपना रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बृहत कथा श्लोक संग्रह। नेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र द्वारा रचित यह बृहत कथा का ही संक्षिप्त रूप है। ये इनके रचनाकार कौन है, क्षेमेंद्र है, और यह बृहत कथा का ही क्या है, संक्षिप्त रूप है। इसमें कथाओं का क्या है, संग्रह है। तो इसमें कितने अध्याय हैं, 19 अध्याय हैं, और श्लोक इसमें कितने हैं, 7500 श्लोक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है, तो क्षेमेंद्र है। अध्याय कितने हैं, 19 से, और श्लोक कितने हैं, 7500 हैं। नेक्स्ट आ जाइए आप, कथा सरित सागर। इसकी रचना सोमदेव ने की है। किसने की है, सोमदेव ने। यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात है। कथा सरित सागर क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड फेमस है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा गुण के अनुसार वस्तुतः कथाओं का समुद्र है। अगर आप कथा सरित सागर पढ़ने जाएंगे तो सागर मतलब समुद्र, इसमें बहुत सारा आपको कथा मिल रहा है। इसमें कितने 18 लंबकों तथा 124 तरंग में विभाजित किया गया। अब नाम है इसका सरित सागर, तो सागर को हम लोग किस में विभाजित करेंगे, 18 लंबकों में और 124 तरंगों में विभाजित है। इसमें 21,388 लगभग 22,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं, लगभग 22,000। ये किसमें, कथा सरित सागर में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपको पढ़ना है बेताल पंचविंशति। इसमें कथाओं का संकलन है, बेताल और विक्रम। विक्रम बेताल आपने सुना होगा, सिंहासन बत्तीसी,
तो विक्रम और बेताल और विक्रम से संबद्ध 25 शिक्षाप्रद एवं रोचक कथाओं का संग्रह है। विक्रम बेताल आपने देखा ही होगा कि विक्रम जो राजा विक्रमादित्य है उनके पीठ पर जो बेताल जो भूत है वो बैठा रहता है। तो वो उसमें कितने शिक्षाप्रद कथा हैं? 25 कथा हैं। पंचतंत्र के समान भी यह विश्व साहित्य बन गया है। तो बेताल पंचविंशति क्या है? जैसे पंचतंत्र फेमस है वैसे ये भी बहुत फेमस हो गया है और विश्व साहित्य बन गया है। हिंदी में ये संस्कृत में ये नाम जो है बेताल पंचविंशति संस्कृत नाम है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? बेताल पचीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेताल पचीसी। नेक्स्ट आ जाइए सिंहासन द्वात्रिंशिका। इसके दूसरे नाम भी है। इसके रचनाकार कौन है? विक्रम चरित। इसे द्वात्रिंश पुत्तलिका भी या विक्रम चरित भी कहा गया है। इसमें 32 कथाओं के माध्यम से विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। जो मैं सिंहासन बत्तीसी बोल रही थी वो इसी के बारे में बोल रही थी। इसमें 32 कथाओं के माध्यम से विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। तो सिंहासन बत्तीसी वो क्या था? एक सिंहासन था जो 32 पुतलियों से बना हुआ था और उसमें एक एक पुतली बाहर आकर कहानी सुनाती थी। ठीक है, तो ये कहानी मैं भी सुनी हुई हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि 32 कथाओं के माध्यम से विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। तो ये कहानी हम लोग अपनी नानी से सुने हैं, तो वो इसलिए मुझे अभी याद है कि ये सिंहासन बत्तीसी जो कहानी पहले मैं सुनी थी बचपन में। तो इसमें क्या था कि विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन कौन करता है? जो सिंहासन जो था ना, सिंहासन में वो 32 पुतली का सिंहासन था। तो वो 32 पुतली जो एक एक पुतली निकलती थी उसके अंदर से और वो कहानी सुनाती थी। तो इसलिए इसका नाम क्या था? द्वात्रिंश पुतलिका। और इसको विक्रम चरित भी कहा जाता है। दक्षिण भारतीय इसे विक्रमाचरित के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? यही याद रखना है कि इसको विक्रमचरित के नाम से माना जाता है और इसमें 32 कथाओं के माध्यम से विक्रमादित्य के गुणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सुख सप्तति। यह 70 कथाओं का रोचक संग्रह ग्रंथ है। इसकी गणना भी विश्व साहित्य में की जाती है। इसमें कितने कथाएं? 70 कथाएं, 70 हैं ऑल टोटल। यह भी विश्व साहित्य के गणनीय में। सुख सप्तति जो शुक्राचार्य मुनि है उनसे रिलेटेड है ये। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे बुक आपको पढ़ने हैं। अन्य कथा संग्रह भी हैं, जैसे कि कथार्णव है, विद्यापति के पुरुष परीक्षा है, श्रीवीर का कथा कौतुक है, बल्लाल सेन का भोज प्रबंध है। तो ये सारा चीज इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ना है, इसलिए आप आ जाइए नीति कथाएं में। नीति कथाएं कितने हैं? नीति कथाएं हमें नैतिक उपदेश देती हैं, मतलब जो मोरल ऑफ द स्टोरी, जिसमें कोई मोरालिटी वाला इथिक्स वाला बात होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीति कथाएं बोलती है। यह हमें नैतिक उपदेश देती है। इन कथाओं का उपयोग मनुष्य के व्यक्तित्व को सुधारने के लिए किया जाता है। जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये सब कहानी सुनाया जाता है। कि जैसे कि पहले के बच्चों को ये सब कहानी सुनाया जाता था कि आगे की उनकी लाइफ अच्छी हो सके, उनसे वो क्या शिक्षा कुछ सीख सके। भारतीय नीति कथाएं विश्व भर में अपना स्थान बना चुकी। भारत में, इंडिया में जितनी भी नीति कथाएं वो क्या है? वर्ल्ड फेमस है। उसमें से कुछ आपको मैं बता रही हूँ। कुछ है जैसे पंचतंत्र है, हितोपदेश है। पंचतंत्र तो खैर वर्ल्ड फेमस है, वो आप पहले पढ़े भी होंगे या टीवी में देखे होंगे या अपने दादी नानी से कहानी सुने होंगे। तो वो तो वो ज्यादा रोचक रहा होगा। वो लोग जो सुनाती है वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके सुनाती है, वैसा आप टीवी में भी नहीं देख सकते हैं। तो इसमें पहला आता है पंचतंत्र। यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। यह विष्णु शर्मा द्वारा रचित नीति कथाओं का संग्रह है। मूल रूप से यह क्या है? विलुप्त है। मूल रूप से अगर आप ढूंढने जाएंगे तो यह आपको अवेलेबल नहीं होगा। पंचतंत्र को अर्थशास्त्र का भी सार कहा जाता है। पंचतंत्र को क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र का सार कहा जाता है। इसमें आपको क्या, वर्तमान पंचतंत्र में कुल 75 कथाओं का संकलन है। कितने कहानी है? 75 कहानी का संकलन। पद्यों की संख्या 1100 है।
तो अभी जो वर्तमान पंचतंत्र है उसमें कुल 75 कथा का संकलन है और गद्य और पद्यों की संख्या क्या है? 1100 है। पंचतंत्र का मुख्य भाग गद्यात्मक है। पंचतंत्र का जो मुख्य भाग है वो क्या? गद्यात्मक है, मतलब उसमें आपको गद्य मिलेगा। और पद्य क्या है? गद्य और पद्य तो समझते होंगे। पद्य जो होता है राइमिंग वर्ड्स, कविता के फॉर्मेट होगा। गद्य क्या होगा? कहानी जैसा होगा। तो पंचतंत्र का मुख्य भाग क्या है? गद्यात्मक है और इसमें 1100 क्या है? पद्य है। यह भी विश्व साहित्य की श्रेणी में आता है और इसके 250 संस्करण विश्व की 50 भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। तो इसके विश्व के 50 भाषा मतलब वर्ल्ड का जो 50 लैंग्वेज है उसमें आप पंचतंत्र को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसका जो 250th एडिशन आ चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है पंचतंत्र के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हितोपदेश। पंचतंत्र पर आश्रित नीति कथाओं में हितोपदेश सर्वाधिक प्रचलित एवं महत्वपूर्ण है। पंचतंत्र पर आधारित है ये, मतलब पंचतंत्र पर आश्रित नीति कथाओं में हितोपदेश क्या है? सबसे फेमस है और प्रचलित है, मतलब इसमें बहुत सारे आपको कहानी सुनने को मिल जाएंगे। इसकी रचना नारायण पंडित ने की है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी रचना किसने की है? नारायण पंडित ने। हितोपदेश के 4 भागों में विभक्त है। कितने भाग हैं इसके? 4 भाग है। इसमें 39 कथाएं हैं। कितनी कथाएं हैं? 39 कथाएं हैं। प्रत्येक भाग की एक मुख्य कथा को जोड़ने पर कुल 43 कथाएं मिलती है। अगर आप प्रत्येक भाग को एक मुख्य कथा से जोड़ेंगे, सबको मिलाएंगे, कोरिलेट करेंगे, तो कितने मिलेगी? 43 कथाएं आपको मिलेगी। और इसमें इसके पद्यों की संख्या क्या है? 726। तो इसमें आपको 726 पद्य मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या पढ़ें? गीति काव्य पढ़ें, गीति काव्य के भेद पढ़ें। ठीक है, 2 भेद थे, श्रृंगारिक गीति काव्य और आध्यात्मिक गीति काव्य। श्रृंगारिक के क्या क्या पढ़े? ऋतु संहार, मेघदूत, गाथा सप्तशती, भर्तृहरि के शतत्रय, अमरूक शतक, गीत गोविंद और भामिनी विलास। ये क्या था? श्रृंगारिक गीति काव्य। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? धार्मिक गीति काव्य। धार्मिक गीति काव्य में क्या था? पुष्पदंत, मयूर भट्ट का सूर्य शतक, बाण भट्ट का चंडी शतक। ठीक है, ये हम लोग गीति काव्य पढ़े। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़े संग्रह ग्रंथ। संग्रह ग्रंथ का उद्भव और विकास कैसे हुआ और इसमें कौन कौन सी किताब थी, कौन कौन से बुक फेमस थे, वो पढ़े। उसमें हम लोग पंचतंत्र, हितोपदेश, सुक्त सप्तती, बेताल पचीसी, ये सारा का डिटेल पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इन सब चीज जो वीडियोस आ चुके हैं, जो क्लास हो चुके हैं, आप उनको डेली रिवीजन कीजिए, तभी आपको याद रह पाएगा, नहीं तो आगे चलकर आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। जो फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट 4 चैप्टर जो है, तो उसके लिए आपको डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे भाषा का विज्ञान, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य, ये सब का डिटेल आपको पढ़ना ही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।